कहानी की शुरुआत में हमें बताया जाता है कि सिर्फ 10 ही सालों में 5 ग्रेट सेंस के हाथों से फेडरेशन किंगडम पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। जिस चीज को रोकने के लिए मुझे उन ग्रेट 5 सेंस का सरपरस्त बनना होगा। मैंने ये कहा तो था, लेकिन मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इस चीज की वजह से कितना बड़ा तमाशा खड़ा हो जाएगा। एंड फिर इसी के साथ हमें बताने लगता है कि मैं एक हफ्ते में 78 घंटे काम करने वाला वेज स्लेव था, जब तक मैंने एक फैंटेसी वर्ल्ड की किसी नोबल की बॉडी को पोजेस नहीं कर लिया। और अगर तुम लोग पूछ रहे हो कि ये काफी अच्छी चीज है ना, तो हाँ है तो, लेकिन इस वर्ल्ड में मैं एक इलिटरेट हूँ और मेरे पास कोई भी स्पेशल पावर भी नहीं है, जो कि शायद एक ग्लिच होगा, क्योंकि मुझे तो ऑटोमेटिकली यहाँ की लैंग्वेज समझ आ जानी चाहिए। लेकिन असलियत में भाईजान ने किताबी उल्टी पकड़ी होती है। मगर फिर अगले ही सीन में हमें उसे खाना खाते हुए दिखाया जाता है, जो कि उसे काफी ज्यादा पसंद भी आ रहा था। यानी कि भाईजान की लाइफ पूरी तरह से सेट थी। एंड अभी तो रुको, तभी अचानक से हम देखते हैं कि एक मेड उसे नहलाने का ऑफर भी दे देती है, जैसे कि भाईजान काफी आसानी से मान जाते हैं। और फिर अगले सीन में हमें उन मेड्स को उसे नहलाते हुए दिखाया जाता है, जिस वजह से भाईजान को ये जिंदगी काफी ही ज्यादा अच्छी लगने लगती है। मगर अभी भी उसे इस वर्ल्ड के बारे में कुछ नहीं पता था कि आखिरकार भाईजान है कहाँ पर। एंड अभी भाईजान ये सब कुछ सोच रहे होते हैं, तभी अचानक से हम देखते हैं कि वो मेड उसे कहने लगती है कि यंग मास्टर कल वापस आ रहे हैं, तो इसी वजह से रात को जल्दी सो जाना। जिस पर भाईजान का उनसे पूछे पर कि कौन आ रहे हैं, तो वो मेड उसे बताती है कि यंग मास्टर लियो एंड टोनियो आ रहे हैं। वैसे अब इस तरह क्यों बात कर रहे हैं, जैसे कि आप अपनी ही फैमिली को नहीं पहचानते। लेकिन अपने भाइयों और अपनी फैमिली के नाम को सुनकर भाईजान को ये नाम काफी ज्यादा फेमिलियर फील होने लगता है। एंड फिर अचानक से काफी ज्यादा हैरान होकर अपना मुंह पानी में दे देता है, क्योंकि भाईजान को रियलाइज हो चुका था कि वो साइडिलिया गेम में मौजूद है। और फिर इसी के साथ हमें साइडिलिया के बारे में बताने लगता है कि एक टर्न बेस्ड आरपीजी गेम, जिसे कि मैं हर उस वक्त खेलते रहता जब भी मुझे टाइम मिलता। लेकिन असली मुद्दा ये है कि नो मैटर आप जो मर्जी भी रूट अपनाओ, जिस मोमेंट भी 5 ग्रेड सीन्स अपीयर होते, यानी कि wrath, ग्रीड, स्लोथ, प्राइड एंड ऑब्सेशन, जिस वक्त भी ये 5 ग्रेट इवल्स अपीयर होते, किंगडम, नोबिलिटी और सिटी, बेसिकली हर चीज ही अपनी डाउनफॉल की तरफ बढ़ना शुरू हो जाती है। खैर पैलेडियो नोबल फैमिली एक ट्रबल मेकर्स की फैमिली है, जिसकी सब्जुकेशन मेन एपिसोड की शुरू होने से पहले की एक सब क्वेस्ट है, जिसका एल्डर सन लियो पैलेडियो किंग ऑफ प्रोस्टिट्यूट है और सेकंड सन टोनियो पैलेडियो किंग ऑफ ड्रग्स है। जिस चीज को रियलाइज करते ही भाईजान को काफी बड़ा सदमा लग चुका होता है, क्योंकि पैलेडियो फैमिली ही वो थी जो कि सबसे पहले 5 ग्रेट सिंस के हाथों से खत्म हुई थी। और फिर अब जाकर हमें हमारे मेन प्रोटैगनिस्ट का इंट्रोडक्शन दिया जाता है, जो कि साइलिलिया के एक एक्स्ट्रा विलन पैलेडियो हाउस होल्ड का थर्ड सन एलन पैलेडियो है। एंड फिर अगले ही सीन में हमें एलन को बिल्कुल किसी मुद्दे की तरह अपने हाथ में एक फूल लेकर अपने बेड पर लेटे हुए दिखाया जाता है, जहाँ भाईजान काफी ज्यादा रोते हुए दोबारा से अपनी पुरानी वाली जिंदगी में जाने की दुआ कर रहे थे, क्योंकि बेशक वो अब तो ये लग्जरी वाली लाइफ जी रहा है, लेकिन अगले 10 सालों में इसने मर जाना है, जो कि भाईजान के लिए 6 महीने तक सैलरी न मिलने से भी बदतर था। लेकिन सबसे ज्यादा रोना तो उसे इस बात का रहा था कि वो किसी ऐसे कैरेक्टर को पोजेस कैसे कर सकता है जिसके पास कोई भी ताकत नहीं है, क्योंकि बाकी सभी लोग जो भी ट्रांसमाइग्रेट होते हैं उनके पास तो काफी तरह मजेदार सी पावर्स होती हैं। लेकिन इन पावर्स के बारे में सोचते सोचते अचानक से उसे रियलाइज होता है कि उसे अगले 10 सालों के फ्यूचर के बारे में पता है, तो इसी वजह से अचानक से ही कहने लगता है कि क्यों ना मैं इस दुनिया के खत्म होने की वजह को ही खत्म कर दूं, क्योंकि इस वक्त तक वो सभी के सभी 5 ग्रेट सिंस अभी भी बचे थे। एंड भाईजान बात तो काफी बड़ी बड़ी कर रहे हैं, लेकिन इनके पास बिल्कुल भी पावर नहीं है। खैर इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है और हमें 2 महीनों बाद का सीन दिखाया जाता है, जहां हम देखते हैं कि एलन का नाइट एवन उसे बता रहा था कि उसने ईस्ट ऑर्फना यानी कि ह्यूमन टेस्टिंग सेंटर के ऑर्फन्स को रेस्क्यू कर लिया है और ऑर्फनेज की मैनेजमेंट उन्हीं ऑर्फन्स में से एक लड़की यूथिया के ऊपर छोड़ दी है, जिस पर एवन भी उसकी थोड़ी सी तारीफ कर देता है कि तुम सच में काफी ही ज्यादा स्किल्ड हो। तो एवन राइट, ये एक कॉम्प्लीमेंट है ना, क्योंकि मुझे आपके चेहरे की तरफ देखकर तो कुछ पता नहीं लग रहा। तो एलन, जो कि अपने उस सदमे की वजह से स्माइल ही नहीं कर पा रहा था, एक फोर्स्ड स्माइल देते हुए कहने लगता है, हाँ एमन, तुमने काफी ही ज्यादा अच्छा काम किया। तो एमन कहता है कि मुझे नहीं लगता कि मैं काफी जल्दी से इस चीज से यूज हो जाऊंगा। तो दूसरी तरफ एलन, जो कि आईने में अपनी शक्ल को देख रहा था, अपने मन ही मन में सोचने लगता है कि मुझे लगता है कि इस बॉडी की ये पोजेशन मेरे चेहरे की तरफ आते आते रुक गई थी। खैर फिर इसी के साथ हमें एवन के बारे में बताया जाता है, जो कि इस गेम के सबसे ज्यादा लॉयल कैरेक्टर में से एक है। और फिर इसी के साथ अचानक से एवन ही कहने लगता है कि आपने मुझे बताया था कि यूथिया नामी लड़की को बचाने के लिए किया गया था। तो एवन के कहने पर कि हाँ, एवन कहने लगता है कि अब मुझे समझ आ रहा है कि क्यों, क्योंकि काफी सालों से मर्सनरी के तौर पर काम करने की वजह से मैं ये काफी ज्यादा आसानी से कह सकता हूँ कि वो बच्ची कोई आम बच्ची नहीं है, क्योंकि वो काफी ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी। और मुझे समझ नहीं आ रहा कि उसने काफी ज्यादा देर से अपने आप को वहाँ पर बंधे रहने क्यों दिया, लेकिन अब उसे यहाँ पर क्यों नहीं ले आए, क्योंकि उसे वहाँ पर आकर कोई भी फायदा नहीं होने वाला।
एंड एवन की इन सभी बातों को सुनकर एलन अपने मन ही मन में सोचने लगता है कि ये बाहर से बेशक ऐसा लग रहा होगा कि मैं उसका इस्तेमाल करने के बजाय उसे नेग्लेक्ट कर रहा हूँ, लेकिन उसे ऐसे ही छोड़ देना मेरे प्लान का ही एक हिस्सा है, क्योंकि यूथिया एक नॉन ह्यूमन है जिसने कि किसी अदर वर्ल्ड बीइंग की पावर के लिए उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है, जो कि आगे जाकर 5 ग्रेट सिंस में से व्राथ की जगह लेगी ताकि हजारों या फिर लाखों लोगों को खत्म कर सके। लेकिन अगर वो अमन स्कोर में बड़ी होती है तो वो व्राथ नहीं बनेगी। अपने मन ही मन में ये सब कुछ सोचते सोचते अचानक से ही काफी ज्यादा खुश हो जाता है, क्योंकि भाईजान के मुताबिक उसने एक लैंड माइन को अवॉइड कर लिया था ताकि एवन को उस पर कोई शक न हो जाए, तो इसी वजह से उसे एक एक्सक्यूज देने के बारे में सोच लेता है। वेल तुम्हें पता है, क्योंकि अभी तक उसका यहाँ पर आने का टाइम नहीं आया। और ये चीज एलन ने इतनी ज्यादा कॉन्फिडेंस से कही होती है कि एवन भी इस चीज को देखकर काफी ज्यादा हैरान हो गया था और फिर उससे पूछने लगा कि क्या अभी टाइम नहीं आया, तो फिर कब आएगा? तो एलन उसे कहने लगता है कि हाँ, और इस चीज को मेक श्योर करो कि कोई भी इस चीज के बारे में बातें ना करे, जिसे के साथ साथ उन्हें काफी ज्यादा फंड्स के साथ भी स्पॉन्सर करो। तो एवन का उसका इस चीज पर मान जाने पर तो एलन उसे एक लेटर यूथिया को देने के लिए कहने लगता है, जिस लेटर को देखकर एवन के पूछने पर कि क्या ये लेटर इम्पोर्टेंट है, एलन कहने लगता है कि नहीं, बस इस चीज को पूछने के लिए कि वहाँ पर उसका टाइम कैसे गुजर रहा है, जिसके साथ साथ उसे ये भी रियश्योर करने के लिए कि अब वो बिल्कुल महफूज है, क्योंकि वो पहले ही काफी तरह चीजों से गुजर चुकी है। तो एवन भी उस लेटर को लेकर ऑर्फनेज की तरफ निकल जाता है और एलन जो कि उसे जाते हुए देख रहा था अचानक से ही कहने लगता है, ऑल तो मुझे नहीं पता कि ये इस रियश्योर करेगी कि या नहीं, लेकिन ट्राई करने में क्या ही हर्ज है। खैर इस लेटर का असली पर्पस उन कोर्स को यूथिया तक पहुंचाना था, जो कि मैंने काफी ही बार सुने हुए हैं, जो कि आग बिशप सिनोव्राथ को रोकने के लिए इस्तेमाल करता था, लेकिन सिनोव्राथ के हाथों मारा जाता था, क्योंकि गेम में जितनी बार भी उसे ये चीज कहकर रोकने की कोशिश की गई हर बार ही ये चीज फेल हुई और फिर बैटल शुरू हो गया। लेकिन इस बार ये चीज लेट नहीं हुई होगी, क्योंकि भाईजान ने ग्रेट सील्स में से एक को ठिकाने लगा दिया था, यानी कि उसको अपनी कस्टडी में ले लिया था, तो इसी वजह से अपने नेक्स्ट टारगेट की तरफ बढ़ने के लिए तैयार हो जाता है और फिर एक छोटी सी स्माइल के साथ कहता है। एंड वैसे कोड की वजह से किसी मूसर के साथ फ्रेंडशिप कर लेना काफी ज्यादा रेडिकुलस सुनाई देता है, क्योंकि वो किसी दूसरे वर्ल्ड के किसी अननोन गॉड को वर्शिप जो करते हैं। खैर जो भी हो, ये लोग कैसे सोचते हैं मुझे इनके बारे में कुछ समझ नहीं आ रहा। I mean, ये लोग बिल्कुल किसी फेनेटिक्स की तरह हैं। एंड फिर इसी के साथ से शिफ्ट होता है और हमें यूथिया को दिखाया जाता है, जो कि एलन की तरफ से दिए गए उस लेटर को पढ़ रही थी, जिसे देख रहा है एमन उसकी माना को फील करके काफी ही ज्यादा घबराया हुआ था, क्योंकि उसके सामने जो बच्ची खड़ी हुई थी उसके अंदर बिल्कुल भी कोई भी इमोशन नहीं था। लेकिन तभी अचानक से यूथिया के पूछने पर कि क्या मिस्टर एलन ही वो है जिसने कि इस लेटर को भेजा है, अचानक से ये काफी ही ज्यादा हैरान हो जाता है, क्योंकि अचानक से लूथिया की बॉडी से निकल रहा माना काफी ही ज्यादा बढ़ चुका था और लूथिया काफी ड्रोनी अंदाज में से पूछ रही थी कि वो मुझे अपनी साइड पर क्यों नहीं रखना चाहता। तो एलन जो कि इस चीज की वजह से काफी ही ज्यादा घबरा चुका था, अपने मन ही मन में सोचने लगता है कि इतने ज्यादा माना को मैनिफेस्ट करना सिर्फ मास्टर रियाल में ही रहकर किया जा सकता है। अपने मन ही मन में ये सब कुछ सोचते सोचते अचानक से उसे एलन की वो बात याद आ जाती है, जहाँ एलन ने तो उसे एक एक्सक्यूज की तरह ये कहा था कि अभी टाइम नहीं आया। एमन यूथिया को बताने लगता है कि हाँ टाइमिंग, उसने मुझे बताया था कि अभी टाइम नहीं आया। यूथिया थोड़ी सी शांत हो जाती है। फिर अचानक से ये एलन की तरफ से दिए गए उस लेटर को अपने सिर से लगाते हुए कहने लगी, सिर्फ मास्टर को ही इस प्रॉमिस के बारे में पता होगा। मुझे समझ आ गई कि वो क्या कहना चाहते हैं। एंड ये सब कुछ कहते हुए यूथिया बिल्कुल किसी साइको की तरह लग रही थी। और जहाँ सिनोव्राथ डॉटर ऑफ मोसेस ब्लड क्वीन यूथिया ये सब कुछ कह रही थी, तो दूसरी तरफ भाईजान अपनी लग्जरी लाइफ को बढ़ जाने की वजह से काफी ज्यादा खुश हो रहे थे। यहाँ तक कि ब्राइड मून भी मुझे चीयर कर रहा है। सो इसी वजह से मैं अगले बच्चे को ढूंढने में काफी ही ज्यादा मेहनत करूंगा। और फिर एट द एंड में तुम सभी लोगों को ये भी बताते चलूं कि एस्ट्रिया किंगडम की ट्रेडिशन के मुताबिक जो बंदा भी मर जाता है उसकी ओल्ड के ऊपर प्रीमोस फ्लावर रखा जाता है, जो कि हमारे एलन भाईजान ने जिंदा रहते हुए अपने ऊपर रखा हुआ था। खैर आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, बाय बाय। और हाँ वीडियो को लाइक भी कर देना।